का सवाल था भाई कि गुणवत्ता संकल्पना को लेकर, और ये आपको बताओ इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए डीप में आप सभी लोगों को। तो सिक्स सिग्मा क्या है, पैरेटो डायग्राम क्या है, काइजर क्या है और कानबाग क्या था। और एक प्रश्न उनका था कि हेलो इफेक्ट में क्या चीज़ें होती हैं, और उनका कहना था कि जो लेनियंसी प्रॉब्लम है वो क्या होती है, और रिसेंसी इफेक्ट क्या होता है, ये भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है भाई। और प्लस में मैं आप लोगों को कल, आज ये पेपर समाप्त हो जाएगा, कल आप लोगों को थोड़ा सा डीप में बता दूंगा उसके बारे में, है ना, तो जानकारी भी हो जाएगी आप लोगों को। और प्रश्न आज का हमारा ये, अच्छा आप लोग जान भी रहे हैं कि दिसंबर 2009 का प्रश्न पत्र हम लोग सॉल्व कर रहे हैं समाज कार्य का, और क्वेश्चन नंबर हमने 25 तक कल कर चुके थे, और आज का जो है पार्ट बी है ये। ठीक है। और इस दिसंबर 2009 का प्रश्न पत्र का क्वेश्चन नंबर 26 है कि क्लिक में कौन शामिल होते हैं। क्लिक में कौन शामिल होते हैं? घनिष्ठ मित्रों का समूह होगा, कि लोगों का समूह होगा, कि फुटबॉल टीम होगी, कि भीड़ होगी। आप मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब कौन सा होगा, ए बी सी डी। एक मिनट, मैं आप लोगों का कमेंट भी सीन करता हूँ, जाइए। है ना, तो ताकि इससे, है ना, वो भी आप लोगों को फायदा होगा, है ना। चल वेट थोड़ा सा, चल चलिए बताइए ज़रा इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए। मैं कमेंट भी आप लोगों का सीन कर रहा हूँ अब। वेरी गुड, यहाँ पर जवाब भी आ गया है लगभग लगभग, पंकज जी का भी आ गया जवाब, शाबाश। ठीक है भाई। तो दीपा मैडम ने कहा है बी, और पंकज जी ने भी बोला है भाई ऑप्शन यहाँ पर जो होगा उनका होगा डी, पंकज जी का भी। ठीक है भाई। चलो यहाँ मैं आपको बता दूँ, अब इसका जो सही जवाब होना चाहिए, पहले तो क्लिक का मतलब समझिए। देखिए इसका जो मतलब होता है कि लोगों का एक छोटा सा समूह होता है ये। ठीक है। और यहाँ क्लिक में मतलब ये बताने की कोशिश की जा रही है कि दो या तीन व्यक्तियों से ऊपर भी हो सकते हैं, दो या उससे अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं। ठीक है। 20 व्यक्ति भी हो सकते हैं। ठीक है। ऐसे लोगों के बारे में चर्चा हो रही, तो क्लिक यहाँ पर शामिल किया जा रहा है। तो लोगों के रूप में कुछ सामान्य रुचियों को जब साझा होता है तो उसे क्लिक बोला जाता है। अगर सामान्य ही तो वह विचारों के उद्देश्यों के बारे में बात करूँ तो यह एक प्रकार से उच्च उच्च जो कोई क्रियाविधि होती है हायर एजुकेशन में या उच्च विद्यालय में, तो वहाँ पर एक नाम दिया जाता है क्लिक्स, तो वही तैयार करना होता है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो जो क्लिक है वो शामिल है लोगों के समूह से शामिल है। ठीक है। आपका ऑप्शन जो होगा बी होगा। ठीक है। भीड़ आप इसलिए नहीं बोल सकते हो क्योंकि भीड़ अधिकता और जन समूह को रिप्रेजेंट कर देता है। एक प्रकार से कहूँ तो जन समूह का एक जमावड़ा की बात हो जाती है। ठीक है। जमावड़ा की बात हो जाती है। और घनिष्ठ मित्रों का समूह तो आप भली भांति तरीके से जान रहे होंगे, और फुटबॉल टीम की बात भी आप जान रहे हैं, उसमें भी कुछ निर्धारित जो है व्यक्ति होते हैं, और इस क्लिक में निर्धारित व्यक्ति नहीं होते। तो लोगों का समूह होगा तो उसमें एक प्रकार से बात करूँ मैं तो अनसर्टन टाइप का है, अनिश्चित टाइप का है। ठीक है। संख्याएं जो है निर्धारित नहीं की गई हैं, है ना। तो इसका करेक्ट जवाब जो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे। ठीक है भाई, करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। ठीक है भाई, वेट थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप बताइए जरा इसका 27 का क्या करेक्ट जवाब होगा कि उपयुक्त, यहाँ पर सॉरी उपयुक्त दिया हुआ, सरकार आपातकालीन स्थिति के दौरान फैक्ट्री अधिनियम 1948 के प्रावधानों में से किस प्रावधान को छोड़कर सभी को स्थगित कर देता है। बताइए जरा। प्रश्न अच्छा है, और आप लोग कमेंट भी करिए मुझे ज़रा, मैं जानूँ आप लोग बता क्या रहे हैं मुझे, है ना। ठीक है भाई। तो बताइए ज़रा एलिसन सर, पंकज जी बताइए, आप लोग भी कमेंट करिए भाई। आवाज़ वगैरह जा रही कि नहीं जा रही मेरी क्लियर। दीप अजय जी का आया सबसे पहले जवाब ऑप्शन नंबर डी। ओके, एलिसन का भी जवाब आया है भाई डी। ओके, देखो यहाँ अगर मैं आपसे बात करूँ, ठीक है, तो ठीक है गरिमा का भी है, दीपा जी का जवाब आया, सभी का लगभग लगभग डी ही आ रहा है।
देखो मैं एक बात बता देता हूँ आप लोगों को, यहाँ प्रश्न है कि उपयुक्त सरकार आपातकालीन स्थिति के दौरान फैक्ट्री अधिनियम, तो पहले तो आपको फैक्ट्री अधिनियम पता होना चाहिए, और ये अधिनियम 1948 का आया है। अगर ये पता है तो फिर तो अच्छी बात है। अगर मैं आपसे कहूँ तो इनमें कुछ अधिनियम दिए गए हैं, कुछ अनुच्छेद बताए गए हैं, तो आप ऐसे ना करें कि भाई अनुच्छेद कुछ अलग होगा। तो यहाँ पर जो ये फैक्ट्री अधिनियम है उसके अनुच्छेद अलग हैं, उसकी धाराएं भी अलग हैं, ठीक है। तो सिमिलर नहीं है, सबके अलग अलग चीज़ें हैं इसमें। तो अगर मैं आपसे बात करूं धारा नंबर 11 की, तो धारा 11 बताता है ये कि स्वास्थ्य सुरक्षा कल्याण और साप्ताहिक तरीके की क्रियाविधियों के बारे में चर्चा करता है फैक्ट्री अधिनियम 1948 का, ठीक है दीपा जी। तो ये आप ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य से संबंधित, सुरक्षा से संबंधित, कल्याण से संबंधित, ये सारी की सारी साप्ताहिक कार्यों से रिलेटेड आपका धारा नंबर 11 होती है, और ये होती है फैक्ट्री अधिनियम का। तो स्वास्थ्य तो याद रहेगा आप लोगों को अच्छे तरीके से। अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें, ऑप्शन नंबर बी कहता है धारा नंबर 51। तो धारा नंबर 51 में कहता है कि साप्ताहिक घंटे की बात करता है। साप्ताहिक कार्य तो आपका 11 में आ जाता है, लेकिन साप्ताहिक घंटे की बात किया जाए तो वहाँ पर छूट देने के लेकर जो नियम बनाए गए हैं वो नियम है फैक्ट्री अधिनियम 1948 धारा नंबर 51 में। तो ऑप्शन आपका ये भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि आपातकाल स्थिति के दौरान जो है फैक्ट्री अधिनियम में प्रावधान को किस प्रावधान के तहत छूट देकर या छोड़कर सभी को स्थगित कर दिया था। तो एक प्रकार से बताऊं तो आपातकाल की स्थिति कौन के उसके बारे में आप लोगों से चर्चा कर रहा है। तो अंजलि कह रही है भाई बी होगा, बी नहीं होगा, ये एक प्रकार से मैंने आपको बता दिया साप्ताहिक घंटे या समय की बात होगी, वो बी है आपका। सी की बात करूं तो धारा 67 कह रहा है आपसे अस्वस्थ कर्मचारी या कर्मकारों को लेकर एक टोकन की संख्या को लेकर, जहां पर अगर मैं आपसे बात करूं आपात के दौरान छूट की जो सख्ती प्रोवाइड करती है फैक्ट्री अधिनियम के अंतर्गत, वह आपका धारा हो जाएगी 67 यानी 67, ठीक है। तो आपका 67 नंबर की जो धारा है यही करेक्ट है। छूट देने की सख्ती में अस्वस्थ कर्मकारों को टोकन की संख्या में रिप्रेजेंट करने में, प्लस में लोक आपात के दौरान छूट देने की सख्ती में फैक्ट्री अधिनियम 1948 धारा 67 में ये बात कही जाती है। तो आपका ये करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। धारा 48 की अगर मैं बात करूं तो ये कारखाने के छूट देने की सख्ती से संबंधित है 84। और आप इसे ध्यान रखेंगे, कुछ इस फैक्ट्री अधिनियम के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे अगर मैं आपसे कहूं बालक किसको कहा जाता है, तो इस अधिनियम के अंतर्गत बताया गया है कि अगर 15 वर्ष से कम बच्चा है तो उसे बालक कहेंगे हम। अगर कुमार किसे कहा जाता है, कुमार किसे कहा जाता है, तो इसने कहा कि कुमार जिसकी आयु, जिस बच्चे की आयु 15 से लेकर 18 वर्ष के बीच में होगी उसे हम लोग कुमार कहेंगे। अगर मैं बात करूं आप लोगों से अल्पवय व्यक्ति के बारे में, तो अल्पवय व्यक्ति वो होता है जिसमें बालक प्लस कुमार दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं, यानी 15 वर्ष से जो है आपका कम के बच्चे भी इन्वॉल्व कर किए जा सकते हैं, और प्लस में 15 से 18 के बीच में भी किए जा सकते हैं। तो ये आपका अल्पवय व्यक्ति के रूप में जाना जाएगा। एक होता है वयस्क, और वयस्क तो आप लोग भली भांति तरीके से जानते भी होंगे, वयस्क 18 प्लस यानी 18 से प्लस बोला जाता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 28 क्या बोल रहा है आपसे, 28 कह रहा है कि समाज कार्य शिक्षा पर यूजीसी का द्वितीय समीक्षा समिति, इस बार आप लोगों से हो सकता है एग्जाम में एनटीए यूजीसी ने जो है 2021 में पूछ ले प्रथम, इस बार द्वितीय पूछा है तो हो सकता है प्रथम पूछ ले। तो आप ध्यान रखिए, इसका जो प्रतिवेदन जो किया गया था पहली बार, तो वो हुआ था 1960 में, पहली बार जो हुआ था वो 1960 में, जो दूसरी बार हुआ है 1972 में, जो तीसरी बार हुआ है वो हुआ है 2001 में। तो 3 ही बार हुआ है, आप लोग इसे खास कर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कुछ फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बेसिकली ज़्यादातर पूछे जाते हैं यूजीसी में, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसका सही जवाब दीपा ने दिया था और अंजलि जी ने भी दिया था इसका सही जवाब बाकी, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़िए, आप लोग थोड़ा कमेंट भी करते रहेंगे तो मैं उसको सीन भी कर रहा हूँ, देखता भी रहूँगा कि आप लोगों का कहाँ तक कैचिंग पावर है, पकड़ कहाँ तक है ना। तो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान है, करना है आपको सही मिलान, और आप बताओ जरा कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 और ऑप्शन ए बी सी डी, बोलिए जरा कौन सा सही है। क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए जरा 29, बताइए इसका ऑप्शन क्या सही होगा, ए बी सी डी में से कौन सा सही है।
सही तरीके से सम्मिलित करिएगा इसका, बताइए। बोलिए। ऑप्शन सी दीपा का सबसे पहले आया भाई, अजय जी का भी आ रहा है सी, दीपा मौर्य का। ठीक है भाई, 2 बार आ गया सी। चलो, तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए आप। अगर मैं आप सबको बताऊं प्रगतिशील कार्यक्रम के अनुभव के बारे में बात करूं, तो ये समाज कल्याण प्रशासन का ही पार्ट माना जाता है। तो समाज कल्याण प्रशासन आपका पहले से पहले ही मैच हो जाएगा। और विश्वसनीयता अगर मैं बात करूं, संगीता मैडम डी नहीं होगा। और मैं अगर आपसे बात करूं तो विश्वसनीयता के बारे में, वैधता के बारे में, तो ये सामुदायिक संगठन में ही ये प्रक्रिया जो है संचालित होती है किसी कार्य को लेकर, शोध की प्रक्रिया में। तो बेसिकली अब यहाँ पर तो शोध तो दिया नहीं है, तो उसके बाद जो नंबर आता है उसका सामुदायिक संगठन में आता है, तो इसलिए आप इसको लगाएंगे सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया पर। आवश्यकता की पहचान आप भली भांति तरीके से जानते हैं, इसमें मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, और आप सबको पता भी होना चाहिए कि आवश्यकता की पहचान जो है सामाजिक व्यक्तिक कार्य के ही तहत देखा जाता है, व्यक्ति की नीड को देखा जाता है। और सत्ता और आज्ञा पालन की बात करूं तो सामाजिक समूह कार्य की बात होती है। और अगर आप ट्रैकर के बारे में पढ़ेंगे तो ट्रैकर ने सत्ता और आज्ञा पालन के बारे में चर्चा भी किया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी ही सही जवाब होगा। ठीक है भाई, लगभग 3-4 बच्चों का सही जवाब आया, बाकी बच्चे भाई रिप्लाई ही नहीं कर रहे, क्या बात है? कुछ तो करो। हाँ, बस कथा सुन रहे हो? हाँ, नुकसान है फिर तो, है ना। रिप्लाई करेंगे तो मन, जो आपका माइंड है ना, वो एक्टिव होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बताइए। जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 11 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? ये प्रश्न अभी कल जो है रिट का एग्ज़ाम हुआ है राजस्थान में, और मैंने आपको ये प्रश्न बताओ, जो रिट का एग्ज़ाम हुआ, पेपर एक था प्राइमरी लेवल का, उसमें भी आया था, और एक था सेकेंडरी लेवल का क्वेश्चन पेपर हुआ था। 2 पेपर हुए थे रिट में कल, तो दोनों प्रश्नों में ये प्रश्न पूछा गया था रिट में। तो इम्पोर्टेंट करिएगा इस प्रश्न को, है ना। हालांकि कई बार पूछा गया है यूजीसी में भी। तो बताइए जरा कि 14 वर्ष की आयु के समस्त बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की जो प्रावधान किया गया है, उसे तो आपको भलीभांति तरीके से पता होना चाहिए। अनुच्छेद नंबर 45 भाई। एलिशन, संगीता जी और अंजलि मैडम जी, वे ठीक है अजय सर। तो सभी का लगभग जो जवाब आ रहा है ऑप्शन 30 का डी बता रहे हैं, ऑप्शन सही है यहाँ पर 45। इसमें आपको एक बात बता दूँ, 86वां जो संविधान संशोधन था 2002 का, उसमें कहा गया था 6 से लेकर 14 वर्ष से कम बच्चों की देखरेख और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधानों के बारे में जिक्र किया गया था। कब हुआ था ये? तो याद रखिएगा 86वां संविधान संशोधन 2002 में। प्लस एक बात और याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात करूँ तो भाग 4 का में कहा गया है, आर्टिकल नंबर 51 में 51 में कहा गया है ये बात कि बालकों का संरक्षक और अभिभावक जो रहेंगे उसको प्रतिपाल्य को संबंध में देते हुए उनको भी एजुकेशन प्रोवाइड करने के संबंध में दिया बात जो है की गई है, अनुच्छेद नंबर 51। तो उसी समय ये भी संशोधन हुआ था। तो दोनों का सिमिलर संशोधन है, कोई अलग नहीं है कि किसी का अलग वर्ष है और किसी का अलग है। ठीक है, तो 51 का बात करें या मैं आपसे बात करूं, सॉरी 51 का हो या आपसे मैं बात करूं 21 का ए। ठीक है, 21 का ए होगा। ठीक है, तो वहाँ पे 6 से 14 वर्ष होगा। ठीक है, इन दोनों की बात हुई है। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पर जो अनुच्छेद 45 की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका आप ध्यान रखिएगा खासकर आप लोग। ठीक है भाई, कि 6 से कम बच्चों की देखरेख और निःशुल्क शिक्षा का उपबंध जो है किसके अंतर्गत किया गया है? 6 से कम निःशुल्क और उपबंध किया गया है 45 में। 14 वर्ष की आयु के समस्त बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 45 ही होगा। ठीक है, करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी ही होगा। ठीक है, अनुच्छेद अगर मैं 42 की बात करूं तो 42 कहता है कि काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं में या दशा की प्रसूति की सहायता में। ठीक है, तो इनकी चर्चा करता है अनुच्छेद 42 करता है। अनुच्छेद 44 के मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बताया था। 44 मतलब सिमिलर है, तो सिमिलर का मतलब समानता, तो समान है तो समानता, तो नागरिक के समानता के बारे में बात करता है। अनुच्छेद अगर मैं 43 की बात करूं तो 43 कर्मचारियों के
कर्मचारियों के निर्वाहन मजदूरी की बात करता है, तो कर्मचारियों का निर्वाहन मजदूरी 43 बात करता है। तो बचा आपका अनुच्छेद जो है 45, तो ये बन जाएगा आपका 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान के बारे में। ठीक है, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न आपके सामने 31 है, और बताइए जरा, इसका निम्नलिखित में से हस्तक्षेप का रूप नहीं माना जाता है। चलिए बताइए जरा। एलिशन जी का सी आ गया, सबसे पहले जवाब दिया इन्होंने। ठीक है भाई, और भी कोई बताइए। बढ़ोतरी होगा कि सामर्थ्यता होगा, निरोध होगा। निरोध को ही बोला जाता है रोकथाम। क्या बोला जाता है भाई? रोकथाम बोला जाता है दीपा मैडम। रोकथाम या निवारण आप कह सकते हो, बात दोनों एक है ना। निवारण बोलिए या तो रोकथाम बोलिए, बात दोनों एक है, या निरोध। फिर उसके बाद नियंत्रण। अब मैं आपको बताऊं हस्तक्षेप के रूप में कौन सा पार्ट नहीं है, तो आप समझ गए होंगे प्रश्न से ही। अजय जी, यहाँ पर बी आपका सामर्थ्यता नहीं होगा। ठीक है, हस्तक्षेप का रूप जो है माना जाता है, इसमें पूछा है नहीं है कौन सा। तो मैं आपको बता दूं कि हस्तक्षेप का मतलब होता है अर्ली इंटरवेंशन, एक प्रकार से इंटरवेंशन कर सकते हो या शीघ्र हस्तक्षेप भी बोल सकते हो। तो शीघ्र हस्तक्षेप की प्रक्रिया में नियंत्रण किया जा सकता है, लोगों को सार्थकता में लाया जा सकता है, रोकथाम किया जा सकता है। बढ़ोतरी एक प्रकार की ऐसी बात मैं करूं आप लोगों से, तो ये एक रूप नहीं है इसका कि कोई हस्तक्षेप की प्रक्रिया बने। मतलब एक तो एक क्रियाविधि है। किसी काम को अगर आप बढ़ोतरी करना है या इंक्रीज करना, तो आप उससे मोटिवेशन दीजिए, तो कार्यों में वृद्धि हो जाएगी। तो ये बढ़ोतरी आपका हस्तक्षेप नहीं है, तो इंटरवेंशन नहीं होगा। तो इंटरवेंशन निरोध हो जाएगा, समर्थन हो जाएगा, और आपका नियंत्रण हो जाएगा। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे प्रश्न ही था नहीं, तो नहीं का मतलब होता है, आप समझ गए होंगे, बढ़ोतरी। बढ़ोतरी नहीं होता, बढ़ोतरी कार्यों को लेकर किया जाता है, टास्क को लेकर किया जाता है। यहाँ पे टास्क तो है ही नहीं ऑप्शन में, और क्वेश्चन ही नहीं बोल रहा, आपसे बोला हस्तक्षेप की बात, और हस्तक्षेप कहाँ बढ़ोतरी होती है? हस्तक्षेप नहीं होता। ठीक है भाई, इंटरवेंशन। तो करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर आपका सही जो होगा यहाँ पर ए होगा। ठीक है, एक प्रश्न और ले लेते हैं हम सभी लोग, और ये प्रश्न है 32 कि संविधान के संवैधानिक परामर्शदाता के रूप में किसने कार्य किया है? संवैधानिक परामर्शदाता के रूप में किसने कार्य किया है? देखो, मैंने अगर आप लोगों को बताया होगा ट्रिक के माध्यम से, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई सलाहकार के रूप में परामर्शदाता या सलाहकार बात एक ही होती है। या अगर मैं आपसे बात करूं प्रारूप समिति की बात भी, तो भी वहां पर मैंने आप लोगों को सिमिलर आपको बताया भी था कि भाई इसको भी याद रखिएगा, प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष कौन होते हैं। ठीक है, प्लस में ये दोनों बहुत ही फेमस हैं। ठीक है भाई, BN राव की अगर मैं बात करूँ, तो BN राव जी क्या देते हैं? सलाह देते हैं। ठीक है भाई, तो BN राव जी ने क्या देते हैं? सलाह देते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी सही होगा भाई। ठीक है भाई, दीपा मैडम। तो 32 का इन्होंने सी बताया है। बाकी BR अम्बेडकर के बारे में अगर मैं चर्चा करूं, तो ये एक प्रकार से प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं, आपको पता है, मैंने ट्रिक के माध्यम से भी बताया है। ये जो है ध्वज प्रारूप के, संघ प्रारूप के, है ना, संघ प्रारूप के और प्रांत के प्रारूप के अध्यक्ष रह चुके हैं। मैंने आपको बताया था ना भी कि राजस्थान को रिलेट करके ट्रिक बनाया था, और मैंने राजा को रिलेट करवाया था राजेंद्र प्रसाद को। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कौन नियम बनाएगा, तो नियम के भी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये तो ईजिली समझ में आ गया होगा। और प्लस में एक एडिशनल जानकारी आपको दे देता हूँ मैं आप लोगों से, कि 11 दिसंबर 1946 को अस्थाई अध्यक्ष के रूप में जिसे चुना गया है, उनका नाम है राजेंद्र प्रसाद। ये फैक्ट के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। सच्चिदानंद सिन्हा भी कई बार एग्जाम में प्रश्न में आए हुए हैं, और अस्थाई अध्यक्ष हैं ये। और उस 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, दिन था सोमवार, और समय था 11 बजे। ठीक है, तो 11 बजे सोमवार के दिन 9 दिसंबर 1946 को यहाँ पर एक बैठक हुई थी। 210 सदस्य थे। उन 210 सदस्यों में से एक बुजुर्ग सदस्य को चुना गया था, वो भी अस्थायी रूप से। ये आपका यहाँ पर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम आ जाता है। बाकी इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। वर्ष 1999 किस वर्ष के रूप में मनाया जाता है? ये भी प्रश्न अच्छा है, आप लोग मुझे बताइए इसका प्रश्न का जवाब। बहुत सारे फैक्ट यहाँ से मिलने वाले हैं आप लोगों से, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है आप सभी से। तो एक एक करके आप जानकारी रखिए सारी की सारी चीज़ों के बारे में, है ना, तो आपको अच्छे तरीके से पता भी होगा। ठीक है, तो पहले तो मैं आप सबको एक चीज़ बता दूं। देखो, नगर पालिका वर्ष के बारे में यहाँ पर आप देख रहे हैं, नगर पालिका शासन का वर्ष देख रहे हैं। तो भारत में जो नगर शासन अपने वर्तमान रूप में
जो इस समय संचालित चल रहा है, ये आया था अस्तित्व में 1664। तो आप सोचिए 1664 में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उस समय वो अस्तित्व में आ गया था। तो इसका आप खास कर ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। तो नगर पालिका वर्ष तो बेसिकली इसका कोई एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर हमें देखने को मिल जाता है किताबों में कि 1687 में मद्रास में जो है इसने मान लिया था। लेकिन अब आजकल एग्जाम में प्रश्न भी नहीं बनता है कि नगर पालिका शासन वर्ष का एग्जैक्ट वर्ष बताइए कौन सा। तो पहले मद्रास माना, फिर 1726 में उसने घोषित कर दिया था कलकत्ता ने। तो इसलिए कंफ्यूजन है यहाँ पर, है। तो इसलिए आप इसको ना याद रखें तो ठीक है, बाकी आप दोनों वर्ष मैंने बता दिया है। तो पहले मद्रास ने यहाँ पर बात किया था 1687 में, और दूसरे नंबर पर फिर आपके कलकत्ता ने बात किया था, और यह अस्तित्व में आया था 1664 में। तो ये तीन बातें आप यहाँ से इसके संबंध में याद रखिएगा। आगे अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहाँ एक नाम देख रहे हैं आप लोग, मानवाधिकार का वर्ष। और आप भलीभांति तरीके से जानते होंगे अच्छे तरीके से कि मानवाधिकार वर्ष की जो इस्टेब्लिश की गई थी, तो उसकी इस्टेब्लिश हुई थी 10 दिसंबर 1948 को, 1948 को। लेकिन अब 1948 को उसकी स्थापना हुई, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसी समय से ये मनाया जा रहा है ना। तो ऑप्शन में ऐसे भी प्रश्न बन जाता है कि मानवाधिकार के वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कौन सा होगा। तो आप इसको कैसे लगाएंगे सही जवाब इसका। तो 1948 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपसे पूछा है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में, तो आपको याद रखना है 1968। क्या याद रखेंगे? 1968। सही चल रहे हो ना आप लोग, बताइए जरा। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। तो एक प्रकार से नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो एनुअल रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट लाई गई थी 1999 में और 2000 में। तो एनुअल रिपोर्ट को लेकर प्रश्न बनाया गया था यहाँ पर 1999 और 2000 में। तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा, दीपा मैडम आप बता रहे हैं ए, तो ए नहीं होगा यहाँ पर। करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ पर। और अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पे तीसरे नंबर की सी ऑप्शन की, तो बाल अधिकार वर्ष के बारे में बात हो रही है। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग जानते भी हैं भली भांति तरीके से कि 1959 में जो बाल अधिकार हैं उनके बारे में घोषणा किया गया था। और उसी समय से ही, ठीक है, उसी समय से ही ये जो है मनाया जा रहा है वर्षगांठ के रूप में। और जो यूएस है, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, उसने अंतर्राष्ट्रीय वर्ष को जब घोषित कर दिया था, तो वो घोषित किया था 1979, ठीक है। हालांकि मनाने की जो संभावनाएं, जो घोषणा की गई थी वर्षों की, वो हुई थी 59 में ही, लेकिन इसको मनाया जाता है 1979 में। एक बात और आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ से अगर ग्राम सभा की बात मैं करूँ वर्षों के बारे में, तो ग्राम सभा वर्ष के रूप में 2009 से लेकर 2010 यानी 9-10 का रेशियो मिलता है ग्राम सभा वर्ष के रूप में। तो इसका निरीक्षण करने के लिए संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आने वाले जो राज्य या जो संघ हैं, उन राज्यों और क्षेत्रों के बारे में जो परिपत्र जारी किया जाता है, और जो जारी किया गया है वो 2 अक्टूबर 2009 को किया गया है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में आप लोगों को एक और बात बता देता हूं, आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा कि सहकारी समिति को लेकर प्रश्न बन जाता है। सहकारी समिति जो है कौन से भाग में है, मुझे कौन बताएगा? सहकारी समिति कौन से भाग में है? 9 का 9 का खा, 9 और 10 भाग मैंने ऑप्शन दे दिया है, बताइए जरा। जवाब नहीं आ रहा है, मैं ही ज़्यादा एनर्जेटिक होकर बोल रहा हूँ लग रहा है। तो 9 का खा सहकारी समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज़ पर। 1999 यहाँ पर एक चीज़ मुझे और याद आ गई, और इन चीज़ों से मैं आप लोगों को 3 कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जो कि एग्ज़ाम में यूजीसी में पूछा भी गया है, और उसे भी आप लोगों को ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग की बात अगर हो रही है, वृद्धावस्था की बात हो रही है, तो आपको मैं बता दूँ 14 दिसंबर 1990 को निर्णय लिया गया था। 14 दिसंबर 1990 को निर्णय लिया गया था, और 14 दिसंबर 1990 को निर्णय लिया गया, और 1 अक्टूबर 1991 को ये पहली बार मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में, ठीक है भाई, इसे याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष, जो वृद्ध वर्ष या बुजुर्ग आप कह सकते हो दिवस के रूप में, ठीक है। तो 1 अक्टूबर 1991, और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में जब घोषित हुआ तो 1999 में। तो आप लोगों से यही प्रश्न बनता है ना। तो यहाँ पे तीनों मैंने वर्ष के बारे में आपको बता दिया है,
ठीक है भाई, क्लियर हो गया? बताइए जरा एक बार। जी सर। चलो फिर तो ठीक है, अगले आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगले क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट पर, और ये प्रश्न आपके सामने ये रहा, और आप मुझे बताइए संकट हस्तक्षेप किसे कहते हैं। और शायद मैंने आप लोगों की इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया है संकट हस्तक्षेप के बारे में, और नहीं किया है तो आप इसको ज़रा सुनिए और बताइएगा, मैं आपको दोबारा से सेंड कर दूंगा ग्रुप में। और संकट हस्तक्षेप का पहले मतलब समझ लीजिए, तभी आप प्रश्न समझ पाएंगे। मतलब ये होता है कि संकट मतलब उन लोगों को तुरंत स्थिर रखने के लिए एक विशिष्ट मनोचिकित्सकीय दृष्टिकोण के साथ, एक चिकित्सकीय जो मनोचिकित्सकीय है उसके दृष्टिकोण के साथ हम एक समय में सीमित हस्तक्षेप की कोई क्रियाविधि करते हैं, तो वो संकट हस्तक्षेप कहलाती है। और इसका जो श्रेय जाता है आपको मैं बता देता हूँ, जो है कैपलान का नाम आता है, कैपलान इसका श्रेय जाता है उन्हीं को, इन्होंने ही इसके बारे में बताया है। और साथ ही साथ नाम आ जाता है लिंडेमैन का, कभी कभी पूछ लेता है लिंडेमैन करके, तो आप इनका भी नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, एमपीपीएससी का जब मैं कोर्सेज करवा रहा था तो उस पीडीएफ में आपको मैंने पहले ही पेज पर इसका नाम जो है दिया गया है, जिक्र भी किया गया। और ये आया कब था तो 1942 को क्राइसिस इंटरवेंशन बोलते हैं इसको, क्राइसिस इंटरवेंशन बोलते हैं। तो देखो मनोवैज्ञानिक है, तो मनोवैज्ञानिक नहीं, मनोचिकित्सकीय दृष्टिकोण से देखा जाता तो यह प्राथमिक दे दिया इसमें, तो प्राथमिक चिकित्सा नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका गलत हो जाएगा। अगर मैं आपसे बात करूँ हस्तक्षेप का एक अशोधित रूप, तो अशोधित रूप नहीं है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। और विविध व्यक्तिगत आवश्यकताओं को एक प्रकार से तुष्टि करना, ठीक है, तुष्टि करना, तो ये भी तुष्टिकरण भी आपका गलत हो जाएगा। एक घटना जो समस्त जीवन स्थिति में परिवर्तन कर दे वही संकट हस्तक्षेप के अंतर्गत आता है। लोगों को तुरंत स्थिर रखने के लिए एक विशिष्ट मनोचिकित्सकीय दृष्टिकोण आ जाता है इसके साथ, और वही कहलाता है कि सीमित हस्तक्षेप है ये। और ये कैपलॉन और लिंडेमैन ने ये बात कही थी क्राइसिस इंटरवेंशन के बारे में। ऑप्शन सही है आपका बी, करेक्ट जवाब यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब गलती मत करना। ठीक है भाई, अंजलि जी, पंकज सर, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन है प्रबंधन का। प्रबंध का शब्द जो है ग्रेप वाइन से दिया गया है, और ग्रेप वाइन के बारे में आप भलीभांति तरीके से आप जानते भी होंगे ग्रेप वाइन के बारे में। यह एक प्रकार का कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, संचार से रिलेटेड है। और आप मुझे ज़रा बताइए ऑप्शन क्या होगा, प्रोत्साहन होगा, प्रेरणा होगा, अरे ये तो मैंने बता भी दिया आप लोगों को, है ना। चलो अच्छा, तो हाँ, तो यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो औपचारिक संचार है एक प्रकार का, अनौपचारिक संचार है, और यह एक आंतरिक और बाह्य दोनों टाइप का होता है। जब हम अनौपचारिक चैनलों को संचालित करते हैं तो वह हमारा कम्युनिकेशन मेथड के अंतर्गत आ जाता है। तो ग्रेप वाइन एक प्रकार का कम्युनिकेशन होगा, है ना। आप इसे ध्यान रखिएगा, यूजीसी के पेपर फर्स्ट में जो पार्ट ए है उसमें ये प्रश्न कई बार आया हुआ है ग्रेप वाइन को लेकर, है ना। तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा कम्युनिकेशन को, है ना। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि निम्नांकित युगल का मिलान करिए आप लोग जरा फटाफट, इसका क्या करेक्ट जवाब होना चाहिए। और मैंने आप लोगों को बता भी चुका हूँ, मैं इस प्रश्न के बारे में बता भी चुका हूँ, बताइए जरा मुझे फटाफट क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। संज्ञानात्मक चिकित्सा रॉबर्ट जो है सनले का नाम आता है। कॉग्निटिव, देखो अब मैं आपसे बताऊँ, कॉग्निटिव थ्योरी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कॉग्निटिव थ्योरी आती है किसका नाम, जीन पियाजे का। मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से संज्ञानात्मक विकास समाज कार्य के, तो यहाँ पर रॉबर्ट सनले का नाम आएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। और देखो मैंने कई बार आपको रेडिकल सोशल वर्क के बारे में बोला भी है, और आपको वही चीज़ देखो यहाँ पर आ गई है, बेली का नाम, तो ये ध्यान रखिए। ये तो यूजीसी में 5 नवंबर 2020 में जब प्रश्न आया था समाज कार्य का, तो ये भी ऑप्शन में दिया हुआ था, और इसका करेक्ट जवाब भी यही था। जो सोरेने किरकेगार्ड हैं, यही सही जवाब था उसका, अस्तित्व परक समाज कार्य का ही। चिकित्सकीय समाज कार्य गोल्ड स्टीन का नाम आता है, आप लोगों को मैंने बताया भी है, मेडिकल सोशल वर्क का। अब सही जवाब मुझे बताइए जरा, जीन पियाजे, ठीक है भाई, ऑप्शन सी दे रही हैं यहाँ पर, ठीक है दीपा जी, ऑप्शन नंबर सी सभी का करेक्ट जवाब लगभग यही होना चाहिए, है ना, ऑप्शन नंबर सी ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। और निम्नलिखित में से किसका कथन है जो समस्या अपूर्ण आवश्यकता है, जहाँ पर समस्याएं अपूर्ण हैं, ये स्टेटमेंट किसका है। समस्याएं मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हैं अच्छे तरीके से कि समस्याएं पूर्ण रूप से आवश्यकताओं में इन्वॉल्व नहीं है, अपूर्ण मानी गई है समस्याओं का, यह स्टेटमेंट किसका है।
तो समस्याओं की आवश्यकता के बारे में बात करने वाला व्यक्ति, समस्या समाधान के बारे में बात करने वाला व्यक्ति, वह एक ही इस ऑप्शन में दिख रहा है, और यहाँ पर बी वाला H.H. पर्लमैन का नाम। हाँ, तो यही आपका सही हो जाएगा। मैरी रिचमंड का नाम आपको जानते ही भली भांति तरीके से, मैंने 3 किताबों बता चुका हूँ आप लोगों से, है ना, सोशल डायग्नोसिस, व्हाट इज सोशल केस वर्क और फ्रॉम टू चैरिटी सोशल केस वर्क। तो ये आपका मैरी रिचमंड का आ जाता है। मैंने कई बार बोला है, शायद आप लोग अब तो कभी लाइफ में भी नहीं भूलेंगे कि मैरी रिचमंड की किताब का नाम। और मुर्रे जी रॉस के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत बार रिपीट करवा चुका हूँ कि क्या है ये, और इनके कौन कौन सा सिद्धांत है, सिद्दीकी जी का और मुर्रे जी रोथमैन का और रोस्ट का, इनके बारे में बता चुका हूँ। तो ये आप पढ़ के जाइएगा, चाहे MPPSC का एग्ज़ाम हो, चाहे UGC का एग्ज़ाम हो, ये ज़रूर आने वाला है आप लोगों से। इसकी किताब का नाम मैं बता देता हूँ, इसकी किताब का नाम है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ये आप कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, सोशल नहीं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, योहान गाल्टुंग नाम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है भाई। और पीस बॉय, पीसफुल मीन्स इन्होंने बताया था, एक प्रकार से शांति बताया था, चूज करो शांति। तो शांति के बारे में जिक्र करने वाले व्यक्ति जो न है वो है योहान गाल्टुंग। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र चर कौन कहलाता है भाई? देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ जो आपको पिरामिड बताया था आप लोगों से प्रथम चतुर्थांश में, ये जो नंबर आप देखते हैं यहाँ पर कौन सा चर आता है? स्वतंत्र चर आता है। और यहाँ कौन सा चर आता है? आप लोगों को मैंने बता चुका हूँ, आश्रित चर आता है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे स्वतंत्र चर कौन कहलाएगा? मानदंड का चर होगा कि निर्माण होगा कि पूर्वानुमानकर्ता चर होगा कि बाह्य चर होगा? कौन सा वेरिएबल होगा? देखो, पहले तो मानदंड चर के बारे में जानिए। मानदंड के मतलब आप ये समझ लीजिए, ये भी एक प्रकार से आपको बताऊं आश्रित चर है, और ये प्रतिक्रिया चर के लिए भविष्यवाणी की जा सकती है। तो सांख्यिकीय विश्लेषण के दौरान हम भविष्यवाणी जब करते हैं तो मानदंड चर का प्रयोग करते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और पूर्वानुमानकर्ता का जो चर हो जाता है जी, तो पूर्वानुमान नहीं, मानदंड गलत है यहाँ पर, ये एक आश्रित चर है, ये प्रतिक्रिया के चर के रूप में जाना जाता है। मानदंड भविष्यवाणी की जो है यूज की जाती है ये प्रकार की, ठीक है भाई। तो ये आपका गलत हो जाएगा। निर्माण आपका गलत है। निर्माण कहने का मतलब है कि अमूर्त होता है ये, और ये सैद्धांतिक शब्दों का अर्थ बताता है ये। तो बुद्धि या जीवन की संतुष्टि इसमें शामिल होती है। तो निर्माण को मापन योग्य करने के लिए, या निर्माण को मापन योग्य करने के रूप में विकसित करके वह एक प्रकार से हम चर बनाते हैं, वह निर्माण की प्रक्रिया होती है। ये स्वतंत्र चर नहीं है। स्वतंत्र चर अगर मैं बात करूं तो पूर्वानुमानकर्ता का चर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यही आपका सही जवाब है, जो स्वतंत्र चर के रूप में भी जाना जाता है, और यह एक विशेष परिणाम के बारे में एक संबद्ध आश्रित चर के पर जानकारी प्राप्त करता है। तो आश्रित चर के जानकारी के बारे में प्राप्त करने में पूर्वानुमानकर्ता चर होता है। और ये पूर्वानुमानकर्ता चर जो है, कर्ता तो आप हो जाते हो, आप समझ जाइए, है ना। तो आप स्वतंत्र हो, आप तो आश्रित तो हो नहीं बच्चों पर या समाज पर, आप तो स्वतंत्र हो, सोशल वर्कर हो, तो आप इसी से लगा सकते थे, करता है। और वाह्य चर के बारे में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो वाह्य चर स्वतंत्र चर नहीं है, लेकिन ये प्रयोग के परिणामों को प्रभावित करता है। ध्यान रखिएगा, ये किसको प्रभावित करता है? परिणामों को। तो ये एक प्रकार का ऑप्शन, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है भाई। दीपा जी, पंकज जी, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सोशल डायग्नोसिस की। देखो, वर्ष के बारे में बात हो रही है, तो देखो सोशल डायग्नोसिस 1917 में आया है, ठीक है भाई। 1917 में जो है सामाजिक निदान की किताब जो है मैरी रिचमंड के द्वारा लिखी गई थी, और 1922 में यानी 1922 में, ठीक है भाई, फ्रॉम टू चैरिटी सोशल वर्क भी है। और आपको अगर मैं बताऊं आप लोगों से, इसने फ्रॉम टू चैरिटी सोशल केस वर्क बताया है, और एक पुस्तक का नाम है व्हाट इज सोशल केस वर्क बताया है। वो भी दोनों जो है 1922 में आ जाते हैं। बाकी एक जो है सोशल डायग्नोसिस 1917 में आ जाएगा, 1917 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 लीजिए। और निम्नलिखित में से सहस्त्राब्दी विकास, देखो अब ये प्रश्न तो नहीं आने वाला है, पहले तो बहुत आता था, लेकिन इस बार आप ऐसा ना सोचे कि सतत डेवलपमेंट से नहीं आएगा, वो आएगा जरूर धारणीय विकास से। चाहे MPPSC का एग्जाम ले लो, चाहे आप UGC का एग्जाम ले लो, जरूर आने वाला है यहाँ से प्रश्न, ठीक है भाई। तो 2 से 3 प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है, उम्मीद रखिएगा आप लोग। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर पूछा है उद्देश्य नहीं शामिल है, तो मैं आपको बता दूं, अत्यंत गरीबी को, भुखमरी को समाप्त करना, ये तो हो जाएगा। मातृत्व को, स्वास्थ्य को सुधार करना, ये भी हो जाएगा। HIV एड्स के बारे में अगर बात किया जाए तो अन्य व्याधियों को मुकाबला करना, तो जाहिर सी बात है उसको कम करने की बात कर रहा है, ये भी हो जाएगा। अच्छे प्रशासन को जो है प्रोन्नत करना, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है भाई। दीपा का सही जवाब ऑप्शन नंबर 40 का डी करेक्ट माना जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलो
अभिभावक एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण कल्याण अधिनियम, ये कई बार प्रश्न आया हुआ है, इसको इंपॉर्टेंट करिएगा, IMP करके स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक वैधता का जोखिम में डालता है? देखिए, जो आंतरिक वैधता के लिए जो खतरा है वो क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं। कुल टोटल 8 खतरे हैं। आंतरिक वैधता के कुल टोटल कितने खतरे हैं? 8। लिखना है तो लिख लीजिए और सुनना है तो सुन लीजिए आप लोग। एक है इतिहास, ठीक है, नोट करिए। एक है परिपक्वता, एक है आपका इंस्ट्रूमेंट, इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन। हाँ, आप कह सकते हो एक प्रकार का साधनत्व तो बोल सकते हो, है ना, इंस्ट्रूमेंटेनेंस। ठीक है, आप इसको बोल सकते हो, एक आपका साधनत्व हो जाएगा। और उसके बाद आपका होता है परीक्षण। उसके बाद आपका होता है मतलब के लिए प्रतिगमन, प्रतिगमन। उसके बाद होता है आपका चयन पूर्वाग्रह। उसके बाद आपका होता है सामाजिक बातचीत, वार्तालाप कह सकते हो, या बातचीत, सामाजिक वार्तालाप। उसके बाद होता है प्रयोगात्मक मृत्यु दर। तो ये 8 हो गए। कितने हुए बताइए जरा? 8 हो गए? 8। चलो बहुत बढ़िया। तो ये आपका आंतरिक होता है। बाह्य बता देता हूं, बाह्य वैधता के जो खतरे होते हैं वो 7 होते हैं। वो कितने होते हैं? 7 होते हैं। वो कितने होते हैं? 7। तो जैसे चयन पूर्वाग्रह इसी का पार्ट बन जाएगा। प्रयोगात्मक, जो प्रयोगकर्ता होता है उसका प्रभाव दूसरा बन जाएगा। ठीक है, प्रयोगकर्ता प्रभाव। तीसरा आपका बन जाएगा हार्थोन प्रभाव। ठीक है भाई, हार्थोन प्रभाव। और उसके बाद आपका बन जाएगा परीक्षण प्रभाव। उसके बाद बन जाएगा योग्यता उपचार भी कह सकते हो, योग्यता उपचार ऐसे भी लिख सकते हो, योग्यता उपचार भी। और एक लास्ट है स्थिति प्रभाव। ठीक है, स्थिति प्रभाव। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो जो बाह्य वैधता होती है वो बताती है ये कि वे सभी सीमाएं हैं जहां आप अध्ययन के निष्कर्ष का अन्य स्थितियों के बारे में, लोगों की सेटिंग या उपायों का एक सामान्य कर सके, एक सामान्य स्थिति बना सके, इस तरह की क्रियाविधि जो होती है वो बाह्य वैधता में आती है। ठीक है भाई, आंतरिक वैधता में तो आपको पता हो चुका है, यह एक अच्छी आंतरिक वैधता होती है। साथ ही एक अध्ययन का उदाहरण भी माना जाता है, शोधकर्ता को परिकल्पना के रूप में देखता है यहाँ पे। तो ठीक है, तो यह माइंडफुलनेस या सकारात्मक के रूप में हम इसको प्रयोग में लाते हैं। तो इसका करेक्ट जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी। बताइए जरा, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? बोलिए। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन, हाँ देखो, यादृच्छिक के बारे में मैंने बताया नहीं। यादृच्छिक का मतलब होता है रैंडम। ठीक है, तो रैंडम ये चीज़ आएगी नहीं। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है। यूजीसी में बेसिकली रैंडम का जो प्रयोग होता है वो रिसर्च में होता है। जैसे आप जब PhD वगैरह करेंगे तो वहाँ पर रैंडम का प्रयोग होता है। ठीक है, यादृच्छिककरण का तो वहाँ यूज़ होता है, बट यहाँ यूज़ नहीं होगा। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आंतरिक वैधता जोखिम में डालता है। इसमें लिखना चाहिए था जोखिम में नहीं डालता है। ठीक है, प्रश्न ही यहाँ पर जो है आप लोगों का मिस है भाई। ठीक है, कि आंतरिक वैधता का जोखिम में डालता है। ठीक है, तो भाई यहाँ अगर मैं बताऊँ 8 टाइप से खतरे बताए गए थे, रिप्रेजेंट किए गए थे, बट सी कैसे हो सकता है? देखो, आंतरिक वैधता का जोखिम में डालता है, आंतरिक वैधता को जोखिम में डालता है रैंडम।
रैंडम सही तो ये होना। तीनों ही डालते हैं ना। हाँ वो तो है ही है भाई, वो तो आपका 8 खतरे तो है ही है। बट ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न होना चाहिए था नहीं, गलत प्रश्न आया हुआ है भाई, यूजीसी में है ना ये प्रश्न। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, डी ही सही है इसका। आवाज़ वगैरह क्लियर है मेरी? बताइए। यस सर। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं 43 के बारे में। जब तथ्यों को एकत्रित किया जाता है तो क्रम में रखा जाना है और किसी संबंध में देखा जाना है तो वह कहलाता क्या है। मतलब आप देख लीजिए यहाँ पर कि तथ्यों को एकत्रित किया जा रहा है और क्रम में भी रखा जा रहा है और उसके किसी को संबंध भी बताया जा रहा है, तो बोलो क्या बोलोगे, उसका नाम क्या बोलोगे? सिद्धांत। सिद्धांत सर। हाँ, उसको सिद्धांत कहोगे। देखो प्रोजेक्ट परियोजना क्या होती है मैं बताता हूँ। प्रोजेक्ट परियोजना के बारे में तो आप ध्यान रखिए, एक निश्चित परिणाम को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। देखिए निश्चित कोई परिणाम होगा उसी को प्राप्त करने के लिए बोला जाता है प्रोजेक्ट परिणाम। किलपैट्रिक का नाम भी सुना होगा। अब वो तो हालांकि मेथड है किलपैट्रिक का, प्रोजेक्ट वाला वो अलग का है। बट आप यहाँ पर परियोजना के बारे में ध्यान रखें तो एक निश्चित परिणाम को प्राप्त करने के लिए होता है। पैमाने की बात करूँ तो पैमाना तो आपको पता होना चाहिए भाई कि किसी वस्तु का आकार हो, अंकों की श्रृंखला हो जिसमें आप किसी चीज़ को मापने के लिए उपयोग में ला सके तो वो स्केल कहलाता है, वो पैमाना हो जाता है आपका। बहुत ही सरल है। और अवधारणा की अगर मैं बात करूँ तो यह एक प्रकार का विचार और मूल सिद्धांत की बात करता है। तो मूल सिद्धांत का मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल होगा। यहाँ पर क्या होगा? प्रिंसिपल होगा। ठीक है, याद रखिएगा, इसका मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल बनेगा। ये थ्योरी वाला सिद्धांत है। ठीक है भाई, ये थ्योरी है। तो ये वाला आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। थ्योरी मीन सिद्धांत होता है, ये प्रिंसिपल वाला जो सार्वभौमिक सत्य पर आधारित हो वो अवधारणा होती है। ठीक है, ये ऐसी चीज़ों वेरिएबल्स क्या करता है, डिफाइन करता है। चल ठीक है, जहाँ सामान्य चीज़ों के बारे में बात करता है। नागरिक समाज संगठन क्या होता है बताइए जरा। नागरिक समाज संगठन के बारे में सबसे पहले किसने बोला था? अरस्तु और सिसरो ने बोला था। अरस्तु और सिसरो ने बोला था। तो जरा मुझे बताइए कि क्या बात कहा है, नागरिक समाज संगठन क्या कहलाता है? अच्छा, ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। मैं बता देता हूँ, सुन लीजिए मेरी बात को बड़ा अच्छे से। ठीक है भाई, तो यहाँ ध्यान सुनिएगा। देखिए जो समाज का मैं बताऊँ आप लोगों से, समाज का एक तीसरा क्षेत्र है और उस तीसरे क्षेत्र के रूप में जो समझा जाता है वो सरकार और व्यवसाय के अलग कर देती है। तो सरकार और व्यवसाय को क्या कर देती है? अलग कर देती है। और वह क्या कहलाती है? आपका तृतीय करती है। और तृतीय में आपका नागरिक के बारे में बात हुई है। किसके बारे में बात हुई है? नागरिक के बारे में बात हुई है। तो मैं कुछ बातें बता देता हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। जो आधुनिक समाज के 3 मुख्य क्षेत्र बताए गए हैं, आधुनिक समाज के 3 मुख्य क्षेत्र बताए गए हैं। एक है आपका प्राथमिक, दूसरा है आपका द्वितीयक, तीसरा है आपका तृतीयक। प्राथमिक में आपका क्या आएगा? सरकार आ जाएगी। तृतीय में आपका क्या आ जाएगा? बोलिए। सरकार। और द्वितीय में क्या आ जाएगा आपका? नागरिक समाज संगठन के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो बताइए। बाजार। दूसरे में बाजार आ जाएगा। तीसरे की अगर मैं बात करूं आप लोगों से क्या आ जाएगा? तो नागरिक आ जाएगा। ये है तीसरा क्षेत्र और यही प्रश्न पूछा था। अब हो सकता है आप लोगों से इस बार 2021 में पूछ ले द्वितीय को लेकर, तो या तो लिख देगा बाजार समाज संगठन का बताइए किस में आता है, तो आप बोल देना द्वितीय में आता है। या तो लिख देगा कि भाई सरकार समाज संगठन का किस रूप में आता है, तो प्राथमिक में लिख देना आप लोग। ठीक है, बाकी तो नागरिक को आप तो समझ ही गए हैं। बताइए जरा, क्लियर हो गया? ये जो बाजार और जो सरकार है ना, ये लोकतांत्रिक जनगणना के लिए है। प्राथमिक और द्वितीयक की बात करूं तो ये किसके लिए है? लोकतांत्रिक जनगणना को नियंत्रित करता है ये, सॉरी जागरूकता को नियंत्रित करता है ये। ठीक है भाई। और अगर मैं आपसे तृतीय क्षेत्र के बारे में बात करूं तो ये बेसिकली क्या बताता है? देश के विकास के लेकर कल्याण की बात करता है। तो देश के विकास और कल्याण की जो बात होता है, नागरिक समाज कल्याण तृतीय क्षेत्र में होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया इतनी बात? बताइए। यस सर। चलिए, तो ये एक प्रकार का सिविल सोसाइटी इंटरनेशनल, ठीक है, याद रखिएगा। वेबतेज ने 2003 में सरकार और बाजार को अलग करके बता दिया था। 2003 में बताया था, नाम है वेब पेज। 2003 में अलग कर दिया था, याद रखिएगा। चलो आगे बात कर लेते हैं। 2007 और 8 क्या मानव विकास रिपोर्ट। अभी मैंने आप लोगों को एक पीडीएफ दिया था, याद है किसी को? पीडीएफ, ये पीडीएफ
मैंने आप लोगों को मानव विकास रिपोर्ट में 1990 से बताया था कि 1990 से लेकर 2007 और 2008 तक कितने कौन कौन से क्षेत्र के बारे में बात हुई है, मुख्य मुख्य बातें मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ और पीडीएफ भी दिया हूँ, उसका ज़रूर आप लोग सीन करिएगा, अभी हाल ही में दिया हूँ। तो पहले आप सुन लीजिए, ये जो आप देख रहे हैं जल परिवर्तन और प्रतिरोध के बारे में, ठीक है भाई, ये 2007 और 8 का एक विभाजित विकास का मानव समन्वयक था, ठीक है। एक प्रकार से अगर मैं बात करूँ प्रतिरोधक की चीज़ों की बात करता था ये। तो ये आपका जलवायु परिवर्तन का प्रतिरोध जो होता है ये 2007 और 8 का मानव विकास का रिपोर्ट में मुख्य उद्देश्य था। और आपको बता दूं ये आप जो देख रहे हैं प्रजातंत्र वाला, ये प्रजातंत्र 2002 का है, जो विश्व में प्रजातंत्र को बढ़ावा देने की बात करता था ये, ठीक है। आज की जो अगर मैं बात करूं विविधतापूर्ण आधुनिक में सांस्कृतिक स्वतंत्रता की बात होती है, वह बेसिकली 2004 से उठाया था, यहाँ पर कर दिया था 2004 से। तो प्रजातंत्र जो होगा ये आपका 2000 कब का है, 2002 का है प्रजातंत्र, और सांस्कृतिक 2004 का है। तो प्रश्न 2004 को भी पूछ सकता है सांस्कृतिक को लेकर भी, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। और आगे अगर मैं जल संग्रहण नहीं है, जल संग्रहण तो किसी का भी नहीं है, किसी का, हालांकि बहुत सारे मैंने बताया आप लोग 1991 से लेकर 2007 और 8 के बीच में जितने भी मुख्य विषय रखे गए थे किसी में जल संग्रहण नहीं रखा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर मैं बात करूं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को, तो ये 2005 में रखा गया है, 2005 में रखा गया है ये, ठीक है। तो ये जो मानव विकास की रिपोर्ट 2005 में रखी गई थी, महत्वपूर्ण स्थितियों को एक असमान विश्व में एक सहायता व्यापार की सुरक्षा करने की बात किया था, सहायता के संबंध में व्यापार और सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में बात किया था। तो ये आपका था 2005 का, ठीक है भाई। सी क्लियर हो गया, दीपा मैडम कह रही हैं सी होगा, एलिशन सर कह रहे हैं डी होगा, डी तो प्रजातंत्र हो गया। आप लोग पीडीएफ नहीं पढ़ते हो, आप लोग सीन भी नहीं किया, आपने वीडियो भी नहीं देखा लग रहा है मुझे, मैंने वीडियो आप लोगों में सर मैंने डी नहीं कहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो एलिशन सर, अच्छा मैं सोचा एलिशन सर, देखो मैं बताता हूँ आपको, सुन लीजिए मेरी बात। तो इस प्रश्न का मैंने जो पूरा अभी एक धारणीय विकास के बारे में बात किया हूँ, मानव विकास सूचकांक के बारे में बात किया हूँ ना, वहाँ पे मैंने चर्चा किया, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए एक बार, देखते तो हो नहीं यार, सभी लोग देखा करो, है ना। तो इसका करेक्ट जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। 46 की बात करूँ तो वैयक्तिक समाजकारी में प्रकार्यवादी अभिगम के बारे में कौन बताया है भाई, कौन बताएगा? प्रकार्यवादी अभिगम, ये प्रश्न पूछा भी गया है, देख लिया है सर जी। अब ठीक है भाई, चलो ठीक है, अगर सब लोगों ने देखा तो फिर तो आना चाहिए था यार, गलत कैसे हो गए क्वेश्चन। अच्छा चलो, इस प्रश्न का जवाब बता रहे हैं आप लोग ऑटो रैंक को, और ऑटो रैंक की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो सही बता रहे हैं आप सभी के सभी लोग ऑटो रैंक का ही यहाँ पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से जस्सी ट्राफ्ट के बारे में, तो जस्सी ट्राफ्ट के बारे में जानते हैं आपने, ओमैन मोमेंट का इन्होंने एक कार्य किया है ओमन मोमेंट पर। प्लस में अगर मैं बात करूं जस्सी ट्राफ्ट ने, उनका जो व्यू था फैमिली केस वर्क पे था, और प्लस में इन्होंने प्रकार्यवादी को एक व्यक्तिगत के रूप में विकास किया है, ठीक है। तो ये भी आप जस्सी ट्राफ्ट का भी नाम याद रखेंगे, बेसिकली ये सार्वजनिक आंकड़े को स्वीकार करती हैं जस्सी ट्राफ्ट, ठीक है भाई, याद रखिएगा। गार्टन हैमिल्टन की बात अगर मैं करूं आप लोगों से, तो ये जो है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ केशवर के बारे में बात करते हैं, और प्लस में प्रिंसिपल ऑफ सोशल केशवर के बारे में बात करते हैं। और मैं एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को, अभी अभी समस्या समाधान का सिद्धांत पूछा था अजय जी ने, तो नाम किसका आएगा? गार्टन हैमिल्टन का नाम आएगा, है ना, तो याद रखिएगा आप। टालकाट पार्सन्स की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो टालकाट पार्सन्स के बारे में आप भली भांति तरीके से जानते हैं, द सोशल सिस्टम के बारे में बताया है, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन के बारे में बताया है, थ्योरी ऑफ सोसाइटी के बारे में बताया है, फैमिली ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ऑटो रैंक के बारे में आप भली भांति तरीके से जानते हैं। विल का नाम सुना? विल थेरेपी किसने दिया है? विल थेरेपी, इच्छा थेरेपी, शाबाश, किसी ने बोला इच्छा थेरेपी। तो इच्छा थेरेपी का जो नाम आता है, इसी का नाम आता है, ऑटो रैंक का ही नाम आता है। मनोविज्ञान और आत्मा में इसी ने चर्चा किया है, मनोविज्ञान और आत्मा के बारे में बताया है। प्लस इन्होंने बताया है ट्रॉमा ऑफ बर्थ के बारे में बताया। तो 3-4 चीज़ें मैंने बताया है। ऑटो रैंक के बारे में भी इच्छा इंपॉर्टेंट है, ट्रॉमा भी इंपॉर्टेंट है, और प्रकारात्मक अभिगम भी ऑटो रैंक का इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखिएगा। ऑटो रैंक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर किसके द्वारा विकसित की गई चिकित्सा, अब यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग ऑप्शन में आ चुका है वो प्रश्न भी, जो मैंने अभी आपको बताया है वो प्रश्न भी आपके सामने आ चुका है। बताइए
47 का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। शाबाश, बहुत बढ़िया। यहाँ पर इच्छा चिकित्सा की जो बात हो रही है वो ऑटो रैंक का है, और ऑटो रैंक कहता था कि भावनात्मक जीवन यौन क्षेत्र को विकसित करने के संबंध में, प्लस में मृत्यु और सीमा के बावजूद जीवन की पूरी तरह से प्रोत्साहित किया जाए, यह क्रियाविधि इच्छा चिकित्सा के माध्यम से देता था। और यही ऑटो रैंक ने निकाला है कि आप क्या करें, मृत्यु और सीमा के बावजूद भी जीवन की पूरी तरह से प्रोत्साहन रहे या उससे अभिप्रेरित रहें, और अपना कार्य को सकारात्मक ढंग से करें, और भावनात्मक जीवन यौन क्षेत्रों को विकसित करें। इस तरह की क्रियाविधि जो है इच्छा शक्ति में ऑटो रैंक ने जिक्र किया है इस थेरेपी में। अगर मैं बात करूं तो मानवतावादी चिकित्सा को लेकर तो एक नाम आता है कार्ल रोजर्स का, जिसको पूरा नाम है कार्ल रॉनसोम रोजर्स। इसका पूरा नाम कार्ल रॉनसोम रोजर्स नाम है, और ये जानते हो आप लोग रोगेनियन थेरेपी दिया है। रोगेनियन थेरेपी को ही बोला जाता है क्लाइंट सेंट्रल चिकित्सा बोला जाता है, आप इसे ध्यान रखेंगे। उसी को बोला जाता है ग्राहक केंद्रित या सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा भी बोलेंगे। 1940 और 1950 के दशक में दिया था। मानवतावादी का सिद्धांत गलत हो जाएगा, मानवतावादी का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो का हो जाएगा। संकट हस्तक्षेप के बारे में अभी भी मैंने आप लोगों से बताया है, 1942 में कैपलान और लिंडेमैन ने दिया था, अभी भी मैंने आप लोगों से जिक्र भी किया है, अगर याद है तो फिर ठीक है। बुद्धि संगत और संवेगात्मक चिकित्सा के बारे में बात करो, इसी को बोला जाता है तर्क संगत, या आप इसे कह सकते हो REBT। ये पूछा गया है, प्रश्न है REBT, याद रखिएगा। REBT का नाम आप जानते होंगे। ये जो तर्क है रीजन, एक प्रकार से रीजनिंग और इमोशनल बिहेवियर थेरेपी है, और ये दिया है किसने, 1950 में अल्बर्ट एलिस ने। क्या नाम था उसका, अल्बर्ट एलिस ने दिया है, याद रखिएगा इसे, ठीक है। अल्बर्ट एलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 का। समाज की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? ओके, समाज की विशेषता, तो आप लोगों को पता होना चाहिए समाज की विशेषता कौन कौन सी होती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो समाज की विशेषता की बात कर रहा हूँ, तो समाज स्वयं संघ है। समाज एक स्वयं संघ है, वह एक संगठन और व्यवहारों का योग माना जाता है, जिसमें सहयोग देने वाले को एक दूसरे से संबंधित होते हैं। और इसकी विशेषता की अगर मैं बात करूँ समाज की, तो आप नोट करिएगा, समाज आमूर्त होता है, पारस्परिक निर्भरता होता है, समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है, समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है। पवन सिंह राजपूत, बताइए कौन बोला है ये बात कि समाज है सामाजिक संबंधों का जाल है? मैं कई बार पेज ने, शाबाश। अरे हाँ, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा आपका, ये भी आपका वही कहलाएगा, सिद्धांत ही समाज का, विशेषता ही कहलाएगा। और विभिन्नताओं के रूप में भी अगर देखा जाए तो भी वो समाज की विशेषता ही होगी, मनोवैज्ञानिक आधार देखा जाए तो भी वो समाज की विशेषता होगी, पारस्परिक जागरूकता देखी जाए तो भी, बहुत सारी विशेषताएं हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा है कौन सी विशेषता है, तो मैं आपको बता दूं, असहयोग की विशेषता कभी नहीं हो सकती, असंगठित की विशेषता कभी नहीं हो सकती, अविभेद की विशेषता कभी नहीं हो सकती। तो केवल ऑप्शन नंबर सी होगा, पवन सिंह ने दिया भाई, ठीक है, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। चलो, बहुत कमजोर बनते जा रहे हो, या तो आप लोग बोलना भी नहीं चाहते, या तो कमेंट भी नहीं करना चाहते हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश से संविधान से ली गई है? बहुत अच्छा प्रश्न। आयरलैंड से लिया गया है। यूएसए से क्या लिया गया है? यूएसए से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय और मौलिक अधिकार लिए गए हैं यूएसए से। आयरलैंड से डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इंग्लैंड, अच्छा इंग्लैंड मतलब आप समझ गए होंगे भाई, सन, ब्रिटेन, बेटा ब्रिटेन, तो मैंने ट्रिक से बता रखा है आप लोगों को इसके बारे में। तो संसदीय शासन प्रणाली, बेटा सन, संसदीय प्रणाली। एकल नागरिकता इसी से ली गई है। फ्रांस, मैंने ट्रिक बताया था कि फंस गए 4 शब्दों में, है ना, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, ठीक है, प्रस्तावना, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व जैसे शब्दों में आप फंस गए, ये फ्रांस था। ये ट्रिक मैंने बताया था, ताकि आप लोगों की मर्जी, आप लोग उसे भी याद रखा करें, ये सारी की सारी चीज़ें। SOS ग्राम किसके द्वारा हुआ? मतलब देखो यहाँ पर SOS सेव आवर सोइल, प्रक्रिया, ये एक प्रकार से प्रक्रियात्मक संकेत है।
और ये आरंभ किया था हरमैन माइनर ने 1949 में। 1949 में कब? 1949 में SOS चिल्ड्रेन विलेज की स्थापना भी हुई है। यहीं से SOS से कौन सी चीज़ की स्थापना हुई है? चिल्ड्रेन विलेज की स्थापना भी हुई है। आप इसे ध्यान रखेंगे, चिल्ड्रेन विलेज की स्थापना। ठीक है। बटलर, RN बटलर का नाम अभी मैंने कभी जो है प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर थे उसमें नाम आया था RN बटलर का, और मैंने बताया भी था सामाजिक ज़रूरतों और बुजुर्गों के अधिकार को लेकर, स्वास्थ्य के उम्र को बढ़ाने को लेकर, मनोवृत्तियों पर उसका शोध करने के लिए यह चीज़ें बताया था। प्लस में मैंने बताया था वाई सरवाइव, याद आ रहा है किसी को? वाई सरवाइव करके आया था क्वेश्चन, और मैंने आप लोगों को बताया था कि इसकी एक पुस्तक है बीइंग ओल्ड इन अमेरिका, अमेरिका। तो इसका सही जवाब हो जाता RN बटलर हो जाता अगर ये नाम होता। और KD गाग्रेड का नाम तो पता ही होगा, और मैंने भाई देखो कई बार बोला हूँ आप लोगों से, ये सारी चीज़ आप सुने भी होते हैं, है ना। तो गार्डन जो यहाँ पे गाग्रेडे हैं, इनका नाम अगर मैं बात करूँ तो अप्रोच टू डेवलपमेंट की बात करते हैं। किसके? अप्रोच टू डेवलपमेंट एंड सोशल वर्क की बात करते हैं। और इनका सबसे फेमस जो किताब में पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रूथ इन साइंस एंड रिलीजन्स पूछे जाते हैं, साइंस एंड रिलीजन्स। और C फिलिपन्स, आपका नाम आप सब जानते भी हैं। मैंने एक शब्द बताया था एजिंग, याद है किसी को? एजिंग, इसी प्रश्न का क्वेश्चन है, और शुरुआत में बताया था एजिंग को लेकर। तो एजिंग, इसकी अगर आप अध्ययन करेंगे तो उस अध्ययन प्रक्रिया को क्या कहेंगे? अगर आप वृद्धावस्था को अध्ययन करेंगे तो क्या कहेंगे उसे? बताइए। जोरोंटोलॉजी, वेरी गुड, जोरोंटोलॉजी। तो C फिलिपन्स जो है सोशल थ्योरी एंड सोशल पॉलिसी के बारे में फेमस पर्सन है। तो इसका करेक्ट जवाब जो हो जाता, अगर फिलिपन्स पूछा जाता तो वहाँ पर होता आपका सोशल थ्योरी सोशल पॉलिसी, या एजिंग करके बुक होती। तो इस तरीके का नाम C फिलिपन्स का नाम आता है। और क्वेश्चन नंबर 50 सही जवाब ऑप्शन नंबर A। ठीक है। तो आज आपका यहाँ पर समाप्त होता है दिसंबर 2009 का प्रश्न पत्र। ठीक है। आगे हम कल बात करेंगे थोड़ा सा टॉपिक के बारे में, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन पेपर दूसरा ले लूँगा। ठीक है भाई। तो कल के लिए जो होगा आपका कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिन्होंने पूछा है कि 6 सिग्मा क्या है, काइजर क्या है, पेरेंटो डायग्राम क्या है, कानबान क्या है, हेलो इफेक्ट क्या है, इसके बारे में मैं कल आप लोगों से चर्चा करूँगा। ठीक है भाई। बाकी किसी को कोई डाउट हो या कोई चीज़ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है अभी। ठीक है भाई।